नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में हूं अभिज्ञान प्रकाश। कभी कभी आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे आती हैं, फीडबैक आता है कि किसी किसी मसले पर शायद मैं आपको नाराज नजर आता हूं। ऐसा नहीं होता, हम भी इंसान हैं। एक स्वतः इंसानियत के नाते कई सारे मसलों पर आपका रिएक्शन होता है। आज जो मसला है ये नाराज करने वाला नहीं, समझ में नहीं आता, बहुत दुखी करने वाला है। ये इसलिए क्योंकि ये भी दिसंबर का महीना है। सन 2012 में भी दिसंबर का महीना था और 2012 का दिसंबर सबको याद होगा। आक्रोश में देश की जनता, दिल्ली की जनता सड़कों पर निकल कर आई। बहुत बहस हुई, बहुत बातें हुई, संसद में बहस हुई और इन सब का नतीजा ये निकला कि जनवरी 2013 में हमारे जर्नलिस्ट हिमांशु शेखर से भी कुछ देर पहले मेरी यही बात हो रही थी कि जनवरी 2013 में बलात्कार के खिलाफ, रेप के खिलाफ एक सख्त कानून बना। कानून बनते वक्त मेरे जैसे लोगों ने बहुत कार्यक्रम किए और यह जरूर कहा गया कि इस कानून के बनने के बाद जो जनवरी 2013 में बना, दिसंबर 2012 की घटना के बाद उस घटना को हम कोई नहीं भुला सकते। बात ये कही गई, इसके बाद लोगों में, और अगर कानून का सख्ती से पालन होता है तो कोई भी बलात्कार की घटना को अंजाम न दे, ऐसा करने की सोच ना रखे, इसके प्रति एक भय पैदा होगा, एक डर पैदा होगा। मैं आज आपसे आंकड़ों की कहानी बताकर बहस नहीं करूंगा क्योंकि हम सब समझते हैं, हमारे घर परिवार में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं। हम सब समझते हैं उस दर्द को, हम सब समझते हैं उस भय को। लेकिन क्या ये कानून बनने के बाद, मुझे 1% भी कोई दिलचस्पी नहीं है इस बहस में पढ़ने की कि अब दिल्ली पुलिस किसके पास है, तब किसके पास थी, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, कांग्रेस की चली गई। ये निहायती खोखली बकवास की बातें। हकीकत यह है कि क्या इस कानून के बनने के बाद डर आया, क्या इस तरह की घटनाओं में कमी आई? हाल में 5 दिसंबर को जो एक टैक्सी में हुई घटना है, क्या इस तरह के लोगों को पता भी चल पाया या समझ में भी आ पाया, या इनको वो डर ने भी कभी सताया कि आप ऐसी घटना के बारे में सोचो ही नहीं, अन्यथा अंजाम ये होगा। किसी के अंदर अगर आपराधिक प्रवृत्ति है वो एक अलग मसला होता है। अगर कोई सोच और समाज के दायरे से अपने को अपराधी मानता है और उसको स्वीकृत करता है, वो एक अलग मसला होता है। लेकिन क्या इन लोगों में, एक आम दिल्ली वासी में वो डर आया, या किसी टैक्सी चलाने वाले में, ऑटो चलाने वाले में, रिक्शा चला, सिर्फ इनको आरोपित करने की जरूरत नहीं है। बड़े समाज के बड़े घरों में भी ये सब घटनाएं होती हैं, शायद दब जाती हैं, इसीलिए आप और हम बहस नहीं करते। क्या ये भय आया इस कानून का? मेरा सवाल ये है कि जब एक बड़ी बहस के बाद एक बड़े कानून की शक्ल आती है, क्या उसके लागू करने में इतनी दमदारी होती है कि वो डर पैदा हो जाए कि नहीं, दुनिया के हर मुल्क में इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये भी सच है। लेकिन क्या कानून और समाज उनको सख्ती का सबक सिखाता है? क्या हम उनको सोशली रिजेक्ट करते हैं, या हम सिर्फ इंतजार करते हैं किसी एक और दिसंबर के आने की और किसी एक और घटना के होने की, किसी और एक न्यूज पॉइंट करने की, या कोई भी कार्यक्रम करने की? प्रश्न मेरा यह है। मैं सबसे पहले आपको आज के अपने पैनल से मिलाऊंगा। इससे मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूं, दुख देती है ये घटनाएं। ये कोई बड़े अच्छे विषय नहीं होते हैं चर्चा करने के लिए। 2014 के हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, 2015 की शुरुआत की दहलीज पर हम खड़े हुए हैं। ये कोई बड़ा, ये कोई आत्मसम्मान का मसला नहीं है कि किसी के साथ
दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह की घटना हो, बार बार हो, कानून बदलने जाए, बड़े बड़े आप भाषण सुनिए, संसद में सुनिए, आंदोलन करिए, उसके बाद फिर वही घूम फिर की स्थिति। मेरे साथ जगमिती सांगवान है। जगमिती जी पहले भी बहुत कार्यक्रमों में मेरे साथ रह चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो AIDWA की। मेरे साथ TR कक्कड़ साहब हैं, आप सब जानते हैं, वो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं, दिल्ली के रहे हैं कक्कड़ साहब। मेरे साथ श्रीनिवास राव हैं जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सखा कैब्स के, ये महिलाओं के लिए चलाने वाली एक टैक्सी सर्विस है, उससे वो जुड़े हैं। मेरे साथ राजेंद्र सोनी जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली टैक्सी यूनियन के, और मुकेश सिंह सेंगर हैं जो कि मेरे रिपोर्टर हैं। मुकेश, मैं बहुत जल्दी से आपसे शुरू करना चाहूंगा। जब आप और हम तमाम साल रिपोर्टर हैं और रहेंगे अपने मन में, दिल में, लोगों में आप बात करते हैं 2013 के कानून के बाद, मेरा सीधा सा सवाल है, कुछ जानते हैं लोग उसके बारे में? कोई डर है लोगों को? पुलिस के आप कांस्टेबल से अगर बात करते हैं, क्या वो उनको बताते हैं लोग कि आप ऐसा मत करिए, देश में एक सख्त कानून है जो आपके लिए यह नतीजा ला कर देगा? क्या ये पता है लोगों को? सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए विज्ञान जी, हम बहुत लोगों से बात करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को इस पूरे कानून की जानकारी नहीं है, और जिस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए शायद उस तरह से अवेयरनेस नहीं फैलाई गई है, जिसका नतीजा ये है कि ये घटनाएं बार बार होती हैं। इस साल दिल्ली में जो रेप के आंकड़े हैं, करीब 1200 रेप हुए हैं दिल्ली के अंदर, और करीब 2500 हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए। दिसंबर में हमें सब याद है वो ठंड का मौसम 2012 के दिसंबर का, इसके बावजूद भी लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते। पार्लियामेंट में दिन दिन की घंटों घंटों बहस हो रही है। देखिए बिल्कुल विज्ञान जी, ये अगर हम देखें कि इस साल जो आंकड़ा है रेप का वो करीब 1200 है दिल्ली का अकेला, और जो छेड़खानी के मामले हैं वो करीब 2500 हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो रेप के मामले बढ़ रहे हैं, छेड़खानी के बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि जो सरकार की जो कोशिशें हैं वो शायद उस हद तक नहीं है जहां तक होनी चाहिए। जहां तक हम बात करें इस ड्राइवर की, इस ड्राइवर ने ऐसे ही रेप की घटना को 2011 में अंजाम दिया था, जब उसने गुड़गांव से एक लड़की को बिठाया और अपनी टैक्सी में लाकर दिल्ली में रेप किया, और उसमें वो 7 महीने जेल रहा। और 2012 में नया कानून, माफ़ करिए 2013 में नया कानून आया, तो इस ड्राइवर को अच्छी तरह पता था कि नया कानून क्या है, उसके तहत सज़ा क्या होगी। उसके बाद उसने सेम वैसी ही घटना को दोबारा अंजाम दिया, और इसने अपने फेक एड्रेस पर एक सिम कार्ड लिया, और अभी जो कुछ एक बात सामने आई है कि जो एक लेटर मिला है, इसका करेक्टेड सर्टिफिकेट है, वो भी शायद इसने फर्जी तौर पर बनाया था। तो पुलिस को ये मालूम था ये क्रिमिनल माइंड है, लेकिन लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि कुछ लोगों को जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं, नौकरी मिली। बिल्कुल, फिर भी उसको नौकरी मिली। मतलब ये जानते हुए कि वो 7 महीने मुकेश आपके हिसाब से जेल में रहकर आया, एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है, फिर भी उसको नौकरी मिली। देखिए बिल्कुल, उबर कंपनी पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उसने किस आधार पर इसको नौकरी दी, जबकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इसका ठीक से वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, और इसके पास ना ही कोई कमर्शियल बेस था। उसके बाद भी इसको नौकरी मिली, और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो मालूम चला कि जो इसने मोबाइल फ़ोन लिया हुआ है वो भी फर्जी पते पर लिया हुआ है। तो उबर कंपनी के लोगों को आज पुलिस ने बुलाया था, उनसे लंबी पूछताछ हुई है, और अगर उबर कंपनी के लोगों मतलब की दुखद बात मुकेश, आप सीधी सीधी ये बता रहे हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि इंतजार किया गया किसी घटना के होने का, जिसके बाद इस ड्राइवर की डिटेल्स निकल कर आए। पहले किसी को कोई अंदाज नहीं था, इसने नकली सर्टिफिकेट लगाया, नौकरी हासिल की, किसी लड़की की जिंदगी के साथ वापस खिलवाड़ किया। अब लोगों को, अब पुलिस को सारी जानकारी मिल रही है, अब सबको सारे डिटेल्स मिल रहे हैं कि नकली सिम कार्ड था, गलत एड्रेस था, फेक सर्टिफिकेट था। जब नौकरी इसको मिल रही थी किसी ने जानने की कोशिश। मुकेश साहब मेरे साथ बने रहेगा। जगमिती सांगवान, जिससे मैं कह रहा हूं ये अजीब सी स्थिति है, देखिए आपने जो कुछ नहीं बदल पा रहा है 2013 के बाद। बहुत दुखद है ये पर्टिकुलर घटना अगर देखें, और इस तरह की अनेकों घटनाएं पूरे देश के पैमाने पे जो हो रही हैं, उससे ये लगता है कि असल में जितना बड़ा आक्रोश सड़कों के ऊपर आया, पार्लियामेंट में बहस हुई, फिर कानून बना, लेकिन उसको जो लागू करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वहां पे बदलाव का कोई भी मतलब सकारात्मक संदेश जो है
वो नहीं मिल रहा। आप चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन विभाग का आचरण देख लें, चाहे उसमें पुलिस विभाग का आचरण देख लें, और चाहे ये जो क्रिमिनल जो है मतलब इसका देख लें कि रिपीट ऑफेंडर है वो, और कितने धड़ल्ले से मतलब राजधानी के अंदर वो पूरे आत्मविश्वास से ये अपराध कर रहा है। तो दुख की बात ये है कि जो अपराध बता रहे उसको पता भी नहीं कानून के बारे में, ऐसा नहीं उसको नहीं पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि इस रास्ते से मैं कैसे बच सकता था। वो तो अभिज्ञान मुझे मतलब हम महिलाओं के साथ जो काम करते हैं पक्का ये लगता है कि केवल ये 2 केस नहीं होंगे उस बंदे के। पता नहीं कितने होंगे, तो हम आज बहस कर रहे हैं क्योंकि ये वापस घटना हमारे मुंह पर तमाचा मार रही है। मेरे हिसाब से हमारे सबके, उसमें मैं भी शामिल हूं, हमारे मुंह पर ये तमाचा है, ये थप्पड़ है कि हम क्या करते हैं अपने सिस्टम के साथ। जांच की अब सारी डिटेल्स आ जाती है, कहां का सिम कार्ड। मैंने 26/11 की घटना के बाद भी किसी से पूछा था एक प्रोग्राम के दौरान, मैंने कहा घटना होने के बाद टेररिस्ट एक्टिविटी फिर सारे तार जुड़ जाते हैं, कहां से पानी का जहाज आया, कहां से लोग आए, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सब लेवल पे जिन एजेंसीज को इन अपराधों को रोकने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, उनके ऊपर जरा सा भी दबाव, जरा सा भी कोई जिम्मेवारी का एहसास जो है उसका परिचय नहीं मिल रहा। जी, जो जगमती जी कह रही हैं राजेंद्र सोनी जी, क्या तरीका होता है, उसके बाद मैं कक्कड़ साहब के पास आऊंगा, फिर मैं श्रीनिवास राव को पूरा समय दूंगा। क्या तरीका होता है किसी के वेरिफिकेशन करने का? हम लोग घर में नौकर रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, मेरे पास भी है, तो हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है कि हम वहां के थाने में जाकर उसका एक फॉर्म भरते हैं। मैं सबसे पहले जो ये घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करी है वो भी कम है, और मैं तो ये कहूँगा इसको ऐसे व्यक्तियों को फांसी दी जाए, क्योंकि लोगों को दिमाग में डर है ही नहीं, गलत काम करते हैं। आज पूरी दिल्ली की ट्रेड जो है, टैक्सी ट्रेड बदनाम कर दी इस व्यक्ति ने। अब ये आप ये कहते हो ये क्या नाम है, जब हम क्या नाम है हमारा बैच बनता है जी, ये इसको बोलते हैं PSC बैच, ये है। 2 स्टेटों के अंदर लागू है, बंबई और दिल्ली। पहले इसकी पुलिस इंक्वायरी करती है इस व्यक्ति की, अगर मैं बैच बनवाना चाहूंगा पुलिस के अंदर फार्म, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर फार्म जमा करूंगा, फार्म जमा करने के बाद वो पुलिस को भेजेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, भाई इस व्यक्ति की इंक्वायरी करो। इस व्यक्ति की इंक्वायरी करने के बाद अगर मेरे पर कोई केस नहीं है, किसी व्यक्ति के पर नहीं है केस, वो पुलिस भेज देती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये गलत है या सही है। अगर उसका एक स्टेटेड क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी, जानकारी उपलब्ध है कि ये एक इसी तरह के अपराध में जेल जा चुका है, फिर वो कैसे नौकरी पाता है? खाली इतना एक्सप्लेन करिए। नहीं, मैं बताता हूं, उसमें जो ये कंपनियां चल रही हैं, ये निजी कंपनियां सबसे ज्यादा वो जिम्मेदार हैं, लेबर एक्ट कानून से भी ये बच रही हैं। अगर 300 उन्होंने टैक्सी रखी, 1000 टैक्सी रखी, या 500 रखी, वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं करते। अगर वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेंगे, उनको ये पता होगा हमें सारी सुविधा इनको देनी पड़ेगी कर्मचारियों को। एक ये भी चीज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, 90% जितनी ये कंपनी चल रही है ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं करती, और इनको पता है अगर कल को हमने रिकॉर्ड मेंटेनेंस कर लिया तो जितनी भी लेबर है। अगर कोई निजी कंपनी भी है, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर कोई निजी कंपनी भी है और उसने किसी को नौकरी पर रखा एक टैक्सी चलाने के मकसद से, उनका क्या तरीका है ये जानने का कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कहां काम करता था? जैसे मैंने कहा, आप अपने घर में किसी काम करने वाले व्यक्ति को रखते तो यही पूछते ना, भाई आप पहले कहां थे, वहां से आपको क्यों हटाया गया, आपके साथ क्या हुआ? लेकिन ये उसका कोई तरीका नहीं है। नहीं, वो खाली वेबसाइट के थ्रू उन्होंने फॉर्म भर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, काम बनता था। अगर वो उसकी पूरी जांच करवाते, भाई ये कहां से आया, कहां का रहने वाला, किधर का है, ये फर्ज कंपनियों का था। कंपनी पुलिस के अंदर देती है भी, अगर ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या था, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया। उसके बाद PSC बैच भी नहीं है, जब बल्कि दिल्ली के अंदर PSC बैच के बिना गाड़ी कोई भी नहीं चला सकता दिल्ली के अंदर, चाहे वो ऑटो हो चाहे टैक्सी हो। तो ये बैच नहीं था उसके पास, बैच था ही नहीं उसके पास, PSC बैच है ही नहीं। वो तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर खबरें आ रही है, और लाइसेंस भी मुझे लगता है जब तक कमर्शियल लाइसेंस मेरे पास होगा या किसी व्यक्ति, जब भी जाके PSC बैच बनेगा। ये भी एक इस चीज को मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है कक्कड़ साहब, यहां पर सोनी जी जो कि दिल्ली टैक्सी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कह रहे हैं निजी कंपनियों की गलती है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि उसकी बहुत सबको पता था कि उसकी एक पृष्ठभूमि है। यहां पर फिर हम किसको जिम्मेदार माने, कौन अकाउंटेबल होगा? क्या वो प्राइवेट कंपनी जो इस तरह के व्यक्ति को नौकरी पर रख रही है, या जो तरीका है उसकी वेरिफिकेशन करने का, जांच करने का? मैं जो आपने प्रश्न पूछा है इस पर आऊंगा, लेकिन 1 मिनट उससे पहले मैं कहना चाहता हूं जी। ज्ञान जी, जो आज आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो भूमिका बांधी है,
जी। मतलब मैं कई सालों से, पिछले 15 सालों से चैनल पे आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब आप लोग भी कम से कम हमारी तरह सोचने लग गए हैं कि आखिर क्या किया जाए। कोई भी अपराध, ये तो एक रेप का अपराध है, उनको कम करने के लिए आपने बड़ी अच्छी भूमिका बांधी है। 2013 में जो कानून बना वाकया ही बहुत सख्त कानून है, सजा बहुत सख्त है। अब कानून केवल बनाने से अगर हम ये समझें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोचना बचकाना होता है। लेकिन कक्कर साहब, डर, क्योंकि आप पुलिस कमिश्नर हैं, डर तो आए ना। मुझे जी जी प्लीज प्लीज, मैं रहा हूं पुलिस कमिश्नर, मैं तभी बता रहा हूं आपको। हाँ। अब देखिए कि जो कानून इतना सख्त बना है, इसका मकसद ये था कि लोग अब जाने कि बहुत सख्त सजा मिलेगी। प्रश्न ये उठता है कि 80% जनता जो हमारे देश की है, या 90%, उनको तो पता ही नहीं है कि ये कानून बना है। ऐसा कोई कानून है या नहीं है। मैं कई लोगों से मिलता हूं, मुझे अच्छे जो पढ़े लिखे हैं उनको भी खास नहीं पता है इसके बारे में। दे नो के एक वो हुआ था केस, उसके बाद कोई कानून बना है, लेकिन नीचे जो है बिल्कुल लोगों को नहीं पता है। अब यह है कि अगर कानून बना है और मकसद पूरा नहीं हो रहा, क्या किया जाए, इसके बड़ा प्रचार करना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर कानून के 2 या 3 पीरियड्स हर स्कूल और सीनियर स्कूल और कॉलेजेस में लगे पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। क्योंकि इस तरह के क्राइम, दिल्ली में तो क्राइम जब होता है तो इतना, क्योंकि मीडिया है, बाकी लोग हैं, बहुत कुछ आ जाता है, सड़कों पे आते हैं, ये क्राइम हर जगह हो रहे हैं, कोई ऐसी बात। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर्टिकुलर केस में उस आदमी के पास ना तो यूएसपी बैच है, वो जो कंपनी है उसने इनको कैसे एम्प्लॉय किया। सबसे पहले तो क्या इस कंपनी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ली है अपनी सर्विसेज रन करने के लिए या नहीं, ये देखने की बात है। उसके बाद जो कर्मचारी ये लोग रख रहे हैं, वो ये कमर्शियल एक्टिविटी है। रनिंग ए टैक्सी या रनिंग ए ट्रक, रनिंग ए बस इज ए कमर्शियल एक्टिविटी। इसके लिए ये यूएसपी बैज होना बहुत जरूरी है। और उसका प्रोसीजर ये है, जैसे बता रहे थे कि जब फॉर्म भरा जाता है तो वो फॉर्म पुलिस के पास आता है। ये भी प्रथा 2008 में शुरू हुई थी, क्योंकि पहले हम प्राइवेट लोगों के वेरिफिकेशन नहीं करते थे। फिर ये हुआ कि 250 रुपया जब अगर वो जमा करा देते हैं जहां पे वो होता है, 250 या पता नहीं क्या कितना हो गया है, तो तब इसको लिया जाता था। हम दिल्ली में अगर करते हैं, अगर दिल्ली का एड्रेस है तो दिल्ली के जो प्रोसीजर है, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, को आपने अच्छा किया, नेताओं को नहीं बुलाया। जब भी कोई भी व्यक्ति दिल्ली में कहीं भी क्राइम करता है, किसी भी थाने का हो, मैं रहता हूं, लेट से मैं आनंद विहार में रहता हूं और मैंने जाके द्वारका में क्राइम कर दिया, तो वो जो द्वारका का थानेदार, जब मैं उसको एड्रेस दूंगा तो मेरे यहाँ पे आनंद विहार में वो मैसेज भेजेगा, एक पर्चा भेजेगा कि मैंने ये क्राइम इस दिन किया है और मेरी ये इस वक्त परिस्थिति है। मेरा हर थाने में एक विलेज क्राइम नोटबुक होता है, जिसे हम विलेज क्राइम, क्योंकि विलेज इसलिए है कि पुराने जमाने में विलेज होते थे तो उसी को चेंज नहीं किया गया है, तो मेरा नाम उसमें आ जाएगा कि मैंने फलां जगह, तो ये मेरे थाने में आ जाएगा, जिस थाने में मैं रहता हूं। और जब आप ये कागज हमें भेजते हैं, जब ये वेरिफिकेशन होता है, तो उस थाने में उस पर्चे को भेजा जाता है कि आप विलेज क्राइम नोटबुक को देखिए, क्या ये आदमी का नाम वहां रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको क्लियरेंस दे देते हैं, अगर है तो हम उसको कह देते हैं कि वॉज इन्वॉल्वड, हम उसको वापस भेज देते हैं उसी डिपार्टमेंट में। अब उस डिपार्टमेंट की मर्जी है, उसको वो सर्टिफिकेट दे, उसको ना दे, उसको नौकरी पे रखे या ना रखे। ये दिल्ली की बात है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की है, देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की है। मैं अगर इम्फाल में जाके क्राइम करूंगा तो फिर मेरे परमानेंट एड्रेस पे वो आएगा। परमानेंट एड्रेस पे जब आता है तो दो चीजें होती हैं, या तो मैं परमानेंट एड्रेस जो मैंने दिया है वो गलत है, और अगर ठीक है तो मेरे उसी थाने में ये एंट्री हो जाती है। अब होता क्या है कि लोग तो रहने वाले हैं लेट से ग्वालियर के, और नौकरी वो चाहते हैं दिल्ली में, तो मेरा दिल्ली का मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं है कुछ भी, लेकिन ग्वालियर में हो सकता वहां है से पता कि उसने कुछ क्राइम किया हो। सर, मैं आपकी बात को बड़े गौर से फॉलो कर रहा हूं। आप इसका मतलब कि एक प्रक्रिया है जहां पर जिसने भी उसको नौकरी पर रखा है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। श्रीनिवास राव, आप लोग जब एक एब्सोल्युटली जी बिल्कुल क्लियर, मेरे ख्याल में
टीआर कक्कर साहब ने दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर के हैसियत से एक्सप्लेन किया, सोनी साहब ने भी एक्सप्लेन किया। फिर जब आप लोग, जैसे आप लोग टैक्सी सर्विस चला रहे हैं, खास तौर पर कि आप बच्चियों की, महिलाओं के, आप कैसे उस प्रोसेस से गुजरते हैं, या आपके यहां पर क्यों नहीं खामी हो पाती? मेरा सीधा सवाल है कि आप क्या सही कर रहे हैं जो इन लोगों ने गलत किया, इस आदमी को नौकरी देने वाली कंपनी ने? सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी महिलाएं हैं जो कि गाड़ी चलाती हैं। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये काफी रिगरस ट्रेनिंग के से गुजरती हैं। तो जब ये आजाद और सखा, जिसे हम कहते हैं विमेंस ऑन व्हील जी, इस पूरे कार्यक्रम के जरिए हम उन महिलाओं को जानते हैं, उनके पूरे परिवार को जानते हैं, और उस पूरी ट्रेनिंग की प्रक्रिया में उनको इस चीज को लेके ढाला जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे महिलाएं आगे आएं, सक्षम बने और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट महिलाओं को प्रोवाइड हो दिल्ली के अंदर। तो ये सारी एक बड़ी ट्रेनिंग प्रक्रिया है, एक तरीके से मानसिक संबल देने वाली प्रक्रिया है। तो मोटे तौर पर जब हम ये बात कर रहे थे पुरुषों के खास तौर से जिस तरीके की हिंसक मर्दानगी हमारे समाज में देखने को मिलती है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या दिल्ली में हम ट्रांसपोर्ट को महिलाओं के लिए सुरक्षित कैसे बनाएंगे। वो एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएं।